गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडीज के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो आप अपने भाषा के सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू वेल फाइन। तो लेट्स द क्लास। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है, इस डिस्कशन को आप ध्यान से देखें। क्या चल रहा है? फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी हैं, उसकी चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर है फिलअप करना है। इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, सबसे गहरा भू परिवेष्टित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है? कांडला है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है और पारादीप है। तो यहाँ पर लैंडलॉक की बात कर रहा है, किसी डीपेस्ट लैंडलॉक। तो डीपेस्ट लैंडलॉक कौन सा यहाँ पर है? तो ये है विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कांडला जो है ये कहां पर है? गुजरात के कोस्ट पर है। मुंबई के पास है। और विशाखापत्तनम आपको मिलता है जो आंध्र प्रदेश वाला सेक्शन है, वहां पर मिलता है। इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बहुत सारे बंदरगाह का इमेज है। जैसे यहां पर आप देखिए, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक मिलता है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, यहीं पर मिलता है मुंद्रा है, फिर आगे मिलता है पोरबंदर है, फिर यहाँ पर भावनगर है, भरूच है, सूरत है, फिर यहाँ पर वरबल है, और यहाँ पर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का है, फिर यहाँ पर है रत्नागिरी है, पणजी है, मरमगांव है, मंगलुरु है, कोच्चि है और अल्पाजुआ है। तो ये सब आपके वेस्ट कोस्ट पर स्थित पोर्ट हैं। अगर हम ईस्ट पोर्ट पर देखें तो यहाँ पर हल्दिया मिलता है जो कलकत्ता वाला है, पारादीप मिलता है उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम है जो आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है, जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन था। यहाँ पर इसी प्रकार है काकीनाडा है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं ये है कृष्णापट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। कुटुपल्ली, ये भी कहाँ पर है? ये आपको मिलता है एक प्रकार से जो श्रीहरिकोटा है उसके समीप मिलता है। फिर एन्नौर है, चेन्नई है, नागापट्टिनम है और तुतीकोरिन है। ये सब यहाँ पर पोर्ट हैं। इसमें से कुछ पोर्ट हैं जो मेजर हैं और कुछ पोर्ट हैं जो छोटे हैं। मेजर पोर्ट वो हैं जो यहाँ पर रेड कलर से सिम्बलाइज्ड किए गए हैं। जो रेड कलर वाले हैं ये सब बड़े पोर्ट हैं, और जो अलग कलर यहाँ पर है वो कह सकते हैं हम लोग इंटरमीडिएट है, सपोर्टिंग पोर्ट हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस पोर्ट को आपको याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, द वाधवन बंदरगाह पोर्ट इज लोकेटेड। वाधवन जो पोर्ट है, बंदरगाह है, कहां पर स्थित है? यहां पर ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है? यहां पर ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही मिलता है बधावन बंदरगाह। बधावन बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में है। आप इस इमेज में पीछे आइए तो यहां पर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में ही कौन सा? बधावन मिलेगा। लेकिन यहां पर इंडिकेट नहीं किया गया क्योंकि यहां पर छोटे पोर्ट हैं, तो छोटे पोर्ट है इसलिए यहां पर इंडिकेशन नहीं है। तो बधावन आपको महाराष्ट्र वाले सेक्शन में ही देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, द मर्मगांव पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मर्मगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपने इसके बारे में क्लियर कर लिया है इमेज में। क्या यहां पर है? तमिलनाडु? नहीं, तमिलनाडु तो है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो हल्दिया है। फिर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू है और मुंबई पोर्ट है। मर्मगांव बधावनगढ़ है, तो यहां पर ये भी नहीं है। तो क्या है? गोवा। गोवा में ही कौन सा है? मोरमुगावा बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पुनः उसी बंदरगाह का इमेज लगाया गया है।
तो आप इस बंदरगाह को क्या करें, एक बार पुनः देख लें, ध्यानपूर्वक देखना है, केयरफुली, एक भी आपको यहां पर गलत नहीं देखना है। विशेष तौर पर आपको स्टेट वाइज देखना है और किस कोस्ट पर है, ईस्ट है या वेस्ट है और किस स्टेट से इसका कांटेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बहुत अच्छा है, क्या लिखा गया है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डज नॉट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन क्या यहां पर है, एक है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और भोपाल। तो भोपाल जो है इसको तो ये नहीं जोड़ता है, क्योंकि चार ही मेजर अगर देखें तो हमारे राष्ट्र में मेगा सिटी की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें जो है कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, और आपका कौन सा मिलता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो चार ही मिलते हैं। यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, लेकिन भोपाल इस दायरे में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए है कोलकाता, ए है चेन्नई, यहाँ पर मिलता है मुंबई, और यहाँ पर मिलता है क्या, दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर। तो इस प्रकार इन चार मेजर सिटी को कनेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, या 6 लेन का एक प्रकार से नेशनल हाईवे है, और यह पूरे चार मेजर सिटी को कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है यहां पर। ऑप्शन क्या है, पहला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है, उड़ीसा में है, तो यहां पर तो है नहीं, ये उड़ीसा का सेक्शन दे रहा है, उड़ीसा वाले में तो है नहीं, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू है ये मुंबई के पास है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर लिखा है कोलकाता, कोलकाता में तो हल्दिया है, क्या है, हल्दिया पोर्ट है, ये भी तो नहीं होगा। फिर अगला क्या लिखा है, चेन्नई, तो चेन्नई भी यहां पर नहीं है। फिर अगला क्या लिखा है, नवी मुंबई, तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, नवी मुंबई के पास ही आपको मिलता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट कारपोराइज्ड पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है, कोच्चि है, कांडला है, मंगलौर है और एन्नौर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है जो कैसा है, लिखा है पहला निगमीकृत, कारपोरेटाइज्ड है, अर्थात इसको किसी न किसी कारपोरेशन के तहत काम करने का अधिकार है। तो यह यहां पर है एन्नौर है। कौन सा है, एन्नौर है। बाकी आप अगर कोच्चि की बात करें तो कोच्चि केरला वाले तट पर मिलता है, कांडला है तो कांडला गुजरात वाले तट में मिलता है, मंगलौर देखते हैं तो मंगलौर कर्नाटका वाले सेक्शन के पास मिलता है, और एन्नौर जो है यह तमिलनाडु वाले सेक्शन पर मिलता है। कहां मिलता है, तमिलनाडु, यह आपका कर्नाटक वाला सेक्शन है, यह आपका गुजरात वाला सेक्शन है, और यह आपका केरल वाला सेक्शन। हम लोग इमेज में देख चुके हैं, आप पीछे देखिए, सभी पोर्टों का कई बार देखा जाए, 2 बार तो हम लोग देख चुके हैं। 2 बार क्या, कल के एपिसोड में भी हम लोग देखे थे, तो कई एपिसोड हो चुका है जिसमें हम लोग इस पोर्ट को देख चुके हैं, तो याद कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है, इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम व्लादिवोस्तोक ऑन कोस्ट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो सिस्टम है ये महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो यहां पर भरना है कि किस महासागर के तट तक, या किस महासागर के तट पर व्लादिवोस्तोक जो शहर है रूस का यह स्थित है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये कहां पर है, रसिया का है। तो यहां पर 2 स्थान है, एक का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ये रसिया का, यहां पर देख सकते एकदम वेस्ट में है, कहां पर, वेस्ट में है, और यहां से यह ट्रांस साइबेरियन रेल चलती है और पूरे रसिया के पूर्वी सेक्शन तक पहुंचती है। पूर्वी सेक्शन पर कौन है, व्लादिवोस्तोक है, और व्लादिवोस्तोक जिस कोस्ट पर स्थित है रसिया के, वो है पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। तो यहां पर ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ऑप्शन है अटलांटिक, तो अटलांटिक के संपर्क में तो है नहीं। फिर है अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक वाला तो ऊपर आता है, एक है आर्कटिक, एक है अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक तो साउथ पोल पे है ना, अंटार्कटिक कहां है, साउथ पोल पे, ये भी तो नहीं है। फिर लिख रहा है आर्कटिक, आर्कटिक नॉर्थ पोल पे है, लेकिन इसका संपर्क कहां से है, पैसिफिक ओशन से है, तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा पैसिफिक ओशन, तो इसका कनेक्शन व्लादिवोस्तोक जो सिटी है रसिया की, यह किस महासागर के तट पर स्थित है, उसका नाम है पैसिफिक ओशन। क्या नाम है, पैसिफिक ओशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है,
द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया विच आर मोस्ट इनएसेसिबल इज, सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक, सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है। इसका तात्पर्य जो रिमोट एरिया होते हैं, काफी डिस्टेंस वाले एरिया होते हैं, और विशेष तौर पर उनका जो मार्ग है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो ऐसे एरिया में यदि आपको जाना हो तो आप किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या ऑप्शन लिखा गया है। वाटरवे, तो वाटरवे क्या लंबे डिस्टेंस के लिए और डिफिकल्ट मार्ग के लिए उपयोगी है क्या, नहीं। फिर सड़क मार्ग, तो सड़क मार्ग तो ऐसे प्लेस पर बनाया ही नहीं जा सकता, तो आप जाएंगे कैसे, ना तो रेलवे और ना तो कोई रोड जा नहीं सकता, रेल मार्ग भी नहीं जा सकता है, एक ही मार्ग बचता है, और वो मार्ग कौन सा है, एयरवे। क्या है, एयरवे, अर्थात यहां पर वायु मार्ग के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिफिकल्ट प्लेस पर पहुंच जाते हैं, चाहे वह किसी भी अल्टीट्यूड पर हो, चाहे वह किसी भी प्लेस पर हो, चाहे वह सागर में हो, चाहे महासागर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं किस मार्ग से, एयरवे के माध्यम से। तो आंसर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है। इस पर्टिकुलर केस को हम लोग कई बार प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, और हम लोग विशेष तौर पर तब देखे थे जब डिस्कस कर रहे थे गंगा। गंगा की एक कह सकते हैं दो नदियों का संगम होता है, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। भागीरथी पे ही एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है भीलगंगा। भीलगंगा और भागीरथी जहां पर दोनों मिलती हैं वहीं पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम, और टिहरी डैम ही क्या है, कह सकते हैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ऐसा हमने उस समय भी डिस्कस किया था, और वही यहां पर प्रश्न है। ऑप्शन क्या लिखा गया, हीराकुंड। तो हीराकुंड यहां पर ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, भाखड़ा। तो भाखड़ा नंगल बांध ही है, क्या है, भाखड़ा नंगल बांध है। और यहां पर लिखा है सरदार सरोवर डैम। देखो भाखड़ा नांगल बांध होगा, अगर यहां पर टिहरी अगर आता तो टिहरी रहता, लेकिन वर्तमान में टिहरी के स्थान पे अब कौन स्थान ले लिया है, तो भाखड़ा नांगल ले लिया है। ये भी आपको कहां मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश के पास में ही मिलता है। तो ये दोनों डैम क्या है, सबसे गुरुत्वीय ऊंचाई वाले बांध है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में। ये वर्तमान में है। सरदार सरोवर तो है नहीं, क्योंकि सरदार सरोवर अगर आप देखें तो यह आपको नर्मदा नदी पर मिलता है। किस पर मिलता है, नर्मदा नदी पर मिलता है। नर्मदा नदी जब जाती है अरब सागर की तरफ तो वहां पर कई डैम आपको मिलते हैं, जिसमें आपको नर्मदा सागर मिलता है, ओंकारेश्वर, महेश्वर, वहीं पर आपको सरदार सरोवर भी मिलता है, सब नर्मदा नदी पर स्थित डैम है। और मेट्टूर डैम की अगर बात करें तो मेट्टूर और एक है अलमट्टी। अलमट्टी जो था ये किस पर था, ये था कृष्णा पर, और मेट्टूर किस पे है, यह है कावेरी पर। ये किस पे था, कावेरी पर था। तो यहां पर उतना गुरुत्वीय का तात्पर्य जो हाई अल्टीट्यूड पर हो। तो हाई अल्टीट्यूड पर जो स्थित हमारे डैम है, या तो टिहरी है या तो कौन सा है यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है, क्योंकि दोनों पहाड़ी क्षेत्र में ही निर्मित हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में है तो इसलिए ये हाई अल्टीट्यूड पर है। हाई अल्टीट्यूड पर है तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल है यह रिलेटिवली अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा कौन सा, बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द नेशनल वाटरवे 96 पासेस, या पास राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरता है। ऑप्शन क्या लिखा गया यहां पर, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है और मध्य प्रदेश है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह कहां से होकर के गुजरता है। यहां पर अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा गुजरता है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों को यह क्लियर होगा कि उत्तर प्रदेश से जो गुजरता है उसका नाम है नेशनल वाटर वे 1, अर्थात जो कहां से कहां तक जाता है, प्रयागराज से लेकर के कहां तक जाएगा, हल्दिया तक जाता है। कहां तक जाता है, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक। इसी प्रकार जो आसाम वाले सेक्शन में है यहां पर मिलता है नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो सदिया से धुबरी तक जाता है। कहां तक जाता है, सदिया से धुबरी तक जाता है। इसी प्रकार
जो यहाँ पर पर्टिकुलर केस है, इस केस का जो आंसर है ये है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से ही वाटर जो वे है 96 ये पास होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देश मध्य प्रदेश में भी कई वाटर वे है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सी नदियां आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको बेतवा है, चंबल है, फिर वहीं पर आपको केन है, सोन है, ये सब नदियां आपके एमपी में देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सम मेल चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन एंड सिटीज इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज मेल चैनल। हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने के लिए कुछ मेल चैनल शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस मेल चैनल का हिस्सा नहीं है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई प्रकार के मेल चैनल की व्यवस्था प्रारंभ की है, और टोटल अगर मेल चैनल की बात करें तो जो प्रारंभ किया गया है ये है 6। कितने हैं? 6 यहां पर स्टार्ट किए गए हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि उसमें से एक जो यहां पर ऑप्शन लिखा गया है यह इसका पार्ट नहीं है। क्या क्या ऑप्शन लिखा गया? जैसे स्टेट चैनल, फिर यहां पर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, तो ये सब हैं, ये सब है, लेकिन ये वाला नहीं। स्टेट चैनल यह कोई चैनल नहीं है जिसको भारत सरकार के माध्यम से शुरू किया गया हो। यह बल्कि कैसा है, इन क्रिप्टो टाइप का है, अर्थात इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से यह दूसरे टाइप का चैनल है, ना कि इसका प्रयोग भारत सरकार करवाती है किसी भी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवर करने के लिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर काफी अच्छा लिखा गया है। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैक विड्थ ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट टाइप ऑफ गेज इज, यहां पर है माथेरन हिल रेलवे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे की ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर जो माथेरन हिल है रेलवे, यह किस प्रकार का गेज है? यहां पर लिख रहा है छोटी लाइन नैरो गेज, फिर लिख रहा है मीडियम गेज, फिर लिख रहा है ब्रॉड गेज और है स्टैंडर्ड गेज। तो यहां पर स्पष्ट होगा ये जो माथेरन हिल है, यहां पर जो रेलवे लाइन होती है, वैसे कोई भी अगर कोई हिली रीजन है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर सामान्यतया जो गेज होते हैं रेलवे ट्रैक के, यह मीडियम नहीं बल्कि नैरो होते हैं, क्योंकि मार्ग सकरा होता है, इसलिए वहां पर ज्यादातर सकरे मार्ग ही बनाए जाते हैं कि जिससे सहजता से आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच सके। इसलिए यहाँ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नैरो गेज। क्या हो जाएगा? नैरो गेज। अगर इसी प्रकार देखा जाए कि रेलवे के कितने टाइप के गेज होते हैं, तो यहाँ पर एक होता है बड़ी लाइन, अर्थात यहाँ पर ब्रॉड गेज एक होता है, एक होता है नैरो गेज, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड गेज, एक होता है मीटर गेज। क्या होता है? मीटर गेज। तो 4 गेज हैं। कितने हैं? 4 गेज हैं। एक तो हो गया ब्रॉड यहां पर कभी काल ये थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देता है, PR, चलिए ठीक। एक हो जाता है यहां पर ब्रॉड गेज और एक होता है यहां पर नैरो, एक होता है आपका स्टैंडर्ड गेज है। कौन सा है? मीटर लाइन। किसको कहते हैं? मीटर लाइन। क्या है? मीटर लाइन होती है। और एक आपका होता है स्टैंडर्ड गेज। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड गेज। तो 4 गेज हैं, और इसमें से ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र में प्रयोग होते हैं ये कौन से होते हैं? नैरो गेज। इंडिया में अभी भी प्रेजेंट टाइम में चारों प्रकार के गेज लाइन उपस्थित हैं। अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर गेज की लाइन निर्मित की गई हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जहां पे जैसा प्रश्न हो वैसा आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, क्या है? Which state has the highest length in kilometer of national highway as per the data of 2017? 2017 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई इन किलोमीटर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन क्या लिखा गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो चूंकि महाराष्ट्र का एरिया भी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक दृष्टिकोण से आंसर आ सकता था, लेकिन यहां पर आंसर क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार। अगर केवल मार्ग की बात करता तो उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पर आ ही जाता,
लेकिन यहाँ पर नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, और नेशनल हाईवे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। रीजन या बहुत ज्यादा कह सकते हैं कॉमर्शियल स्टेट है, और कॉमर्शियल स्टेट होने का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर बड़े जो शहर हैं वो इस कह सकते हैं स्टेट से गुजरते हैं। आप स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें वो भी यहाँ से गुजरता है। फिर अन्य कितने एक्सप्रेसवे, कितने हाईवे इस मुंबई को कनेक्ट करते हैं अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटी से। इसलिए यहाँ पर जो नेशनल हाईवे हैं यह सर्वाधिक हैं पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट, ना कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशियंट पोर्ट सोपारा इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहां पर आप ऑप्शन को देखें ध्यान से और उत्तर दें। क्या लिखा गया यहां पर? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरला, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है तमिलनाडु। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है जो सोपारा है, सोपारा वैसे आपको महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी मिलता है, तो सोपारा एक आपको बंदरगाह भी है और एक यहाँ पर है महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर इज ए, महाराष्ट्र इज ए प्राचीन या हम कह सकते हैं एंशियंट पोर्ट है किसका? महाराष्ट्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पेयर ऑफ सिटीज डज द यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट टू। यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? इसी प्रकार आपको आगरा एक्सप्रेसवे मिलता है, इसी प्रकार से आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलता है। तो ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिसके बारे में प्रश्न अतीत में पूछे गए हैं और इन केस फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला आगरा टू पानीपत, तो पानीपत से आगरा को लिंक करने वाला कोई अभी तक एक्सप्रेसवे बना ही नहीं है। ग्रेटर नोएडा आगरा, हाँ ये एक्सप्रेसवे है। दिल्ली जयपुर ये है, लेकिन यह आगरा को नहीं जोड़ता है, ये तो नहीं होगा। लखनऊ इलाहाबाद कोई एक्सप्रेसवे अभी तक ऐसा कंप्लीट नहीं हो पाया है। हाँ यहां पर बनेगा, बन रहा है, अर्थात इसका प्रपोजल है, लेकिन अभी तक यह कह सकते हैं अपने मूल रूप में आया नहीं है। तो यहां पर जो आंसर है ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा टू आगरा ही क्या है। यहां पर जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। रीजन क्या है इसका यमुना एक्सप्रेसवे नाम देने का? इसका रीजन बहुत बेसिक है। यमुना नदी जो है यह हिमाचल उत्तराखंड से निकलती है और फिर कह सकते हैं दिल्ली के पास से गुजरती है, और गुजरते हुए यह जब आगे बढ़ती है तो दिल्ली से लेकर के दिल्ली के पास से गुजरती है, स्पष्ट रखिएगा। तो यह आगरा होते हुए जाती है यमुना नदी। तो चूंकि यमुना नदी इन दोनों शहरों को लिंक करती है और चूंकि उसी के पैरेलल आपका यह एक्सप्रेसवे बना है, इस आधार पर इसका नाम ही रख दिया गया क्या? आगरा एक्सप्रेसवे। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए एक्सप्रेसवे के कुछ इमेज हैं, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। यहां पर आगरा है और यहां पर आपको देख रहे हैं न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से जब आपको आगरा जाना है तो ये जो एक्सप्रेसवे बना है इसी एक्सप्रेसवे को हम क्या कहते हैं? आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यहां से नदी जो पास होती है बगल से, उस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी चूंकि बगल से गुजरती है और उसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है। शेष यहाँ पर और भी कुछ राजमार्ग दिए गए हैं, ये जितने इमेज में देख रहे हैं सब राजमार्ग ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप राजमार्गों को क्या करें? लोकेट करें। और वैसे बहुत बेहतर लोकेशन का जो मार्ग है वो है आपका एटलस। एटलस में काफी बेहतर ढंग से इसको लोकेट किया जाता है, तो आप एटलस को भी प्रेफर करें, साथ में इस बुक को अवश्य प्रेफर करें, क्योंकि बुक का जो क्वेश्चन का एनालिसिस है काफी बेहतर ढंग से किया गया है। तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नेशनल हाईवे जो 7 है यह किसको किसको जोड़ता है, कहां से कहां तक ये जाता है? ऑप्शन क्या लिखा गया है? वैसे देखा जाए तो जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है उसी उत्तर दक्षिण गलियारा में यह नेशनल हाईवे आता है। यहां पर ऑप्शन है फजलिका टू माना, फिर है कश्मीर टू कन्याकुमारी, फिर है वाराणसी टू कन्याकुमारी और है कानपुर टू सिलचर। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें तो यह आपको फजलिका जो कहां पर है? पंजाब में है, और एक माना जो कहां पर है? उत्तराखंड में।
कहां पर है? उत्तराखंड में है। यहीं पर मिलता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। यहां पर स्पष्ट रखिएगा। यहां पर अगर आपसे पूछता उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, अगर उसके विषय में पूछता तो वह आंसर आपका हो जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी। लेकिन इसी कश्मीर से कन्याकुमारी वाले मार्ग में कुछ डिस्टेंस तक आपका जो नेशनल हाईवे है उस 7 पड़ता है। तो 7 जब पड़ता है, इसका तात्पर्य है जो फजलिका है, यह आपको फजलिका से इसको जोड़ेगा किसको? फजलिका कहां मिलेगा? पंजाब में मिलेगा। और जो माना दर्रा है एक कहां मिलता है? यह आपको उत्तराखंड में मिलता है। तो इस दोनों के मार्ग भी वहां पर कनेक्ट होते हैं। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अर्थात फजलिका टू माना को कनेक्ट करता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट पोर्ट वाज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार कोस्ट पर स्थित है? मालाबार कोस्ट जो है एक कहां पर है? इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, कौन सा कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट है, उसी पे स्थित है मालाबार। और वेस्ट कोस्ट का तात्पर्य है यहां पर केरला आता है। क्या आता है? केरला आता है, प्लस कुछ पार्ट यहां पर कर्नाटका का मिलेगा। किसका मिलेगा? कर्नाटका का मिलेगा। तो ऑप्शन यहां पर लिखा गया है बैरीगाजा, फिर लिखा गया है मुजरिस। यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार कोस्ट पर स्थित है? ऑप्शन यहां पर है बैरीगाजा, फिर लिखा है मुजरिस, फिर लिखा है ताम्रलिप्ति और लिखा है पालू। यहां पर एक ही आंसर सही होगा और वो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर मुजरिस। क्या हो जाएगा? मुजरिस ही इस कोस्ट पर स्थित है। किस कोस्ट पर? मालाबार कोस्ट पर स्थित है। अर्थात केरला और तमिलनाडु वाले सेक्शन में यह पोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसको भी मैप पर लोकेट किया गया है। आप मैप को क्या करें, इसको ध्यान से एक बार देख लें। जो प्रीवियस कह सकते हैं स्लाइड में यहां पर मेंशन किया गया था, वहां पर इसका नाम लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवे ऑफ इंडिया? भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित जो लंबाई है ये क्या है? ध्यान रखिएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग की, अर्थात यहां पर कह रहा है जो इनलैंड वाटरवे है। कौन से? इनलैंड वाटरवे। क्योंकि जो वाटरवे की संकल्पना है, जो बनाए जा रहे हैं वाटरवे, टोटल 111, जिसमें 5 पहले से हैं और 106 नए इनोग्रेट किए गए हैं। तो इनकी टोटल लेंथ के बारे में चर्चा कर रहा है, कितने हैं यहाँ। ऑप्शन क्या लिखा गया है? 14,500। सेकंड ऑप्शन लिखा गया है 15,600। थर्ड ऑप्शन लिखा गया है 16,400 और फोर्थ ऑप्शन है 12,800। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द इनलैंड वाटर वे ऑफ इंडिया। ये टोटल कंप्लीट आपका लेंथ है पूरे वाटर वे का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेशनल हाईवे 66 प्रीवियसली नोन एज? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? यहां पर जो ऑप्शन लिखा गया है, इस ऑप्शन को आप देखें, लिखा गया है नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 17। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 17। नेशनल हाईवे 17 के नाम से इस राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले जाना जाता था, लेकिन प्रेजेंट में इसके नाम को क्या कर दिया गया है? कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें? नेशनल हाईवे 66 से। तो आंसर करेक्ट इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो स्टार्ट हो रहा है ये एक नया टॉपिक है इन ज्योग्राफी। ये क्या है? पॉपुलेशन, सेंसस या जनसंख्या। तो आइए देखते हैं जनसंख्या पे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यहां से भविष्य में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन है यहां पर, ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसके अकॉर्डिंग प्रश्न है यहां पर। 2011 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, डिसेंडिंग नहीं। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है।
बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। ऑप्शन यहां पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक परसेंटेज, इन टर्म ऑफ किसमें? परसेंटेज के टर्म में, ध्यान रखिएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, ये कहां रहती है? एमपी में रहती है। ध्यान रखिएगा, यहां पे बात कर रहे हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो मैक्सिमम कहां पर है? परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज एमपी में है। अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए, संख्या के आधार पर देखा जाए, तो वहां पर उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तो यहां पर परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा आपको मिलता है मध्य प्रदेश में। उसके पश्चात कहां मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। फिर मिलता है आपको महाराष्ट्र में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं पहले नंबर, लास्ट में आपका ए मिलेगा, क्योंकि कह रहा ना हटते से बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहां पर जवाब देना है। तो यहां पर उड़ीसा हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर कौन सा यहां पर हो जाएगा? हाँ, यहां पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। अच्छा, लेकिन यहां पर कम से आगे बढ़ना है ना, तो कम तो ये है, सबसे कम यहां पर ये नंबर 3rd पे रहेगा, और नंबर 2 पे ए रहेगा, और नंबर 1 पर ए रहेगा, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है? इस तरह से बढ़ाना है। तो इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तब तो जाके असेंडिंग ऑर्डर होगा, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम उड़ीसा का है, उड़ीसा यानी सी, तो यहां पर मिल रहा है और यहां पर मिल रहा है। इसके पश्चात क्या मिलेगा? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहां पर है, और फिर उड़ीसा। यहां पर ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है ये उड़ीसा में, उससे ज्यादा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, और उससे ज्यादा परसेंटेज में कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी। लेकिन टोटल अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, तो सर्वाधिक जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर पूरे इंडिया की बात किया जाए, कितनी ट्राइबल कम्युनिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया के पॉपुलेशन का, इनका परसेंटेज है 16.6%। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी की बात करें, तो वहां पर मिलता है 8.6%। कितना मिलता है? 8.6%। इंडिया के टोटल तो शेड्यूल्ड ट्राइब वाली है ये कितनी है? ये आपको मिलती है 8.6%, और जो यहाँ पर ट्राइबल है ये कितनी मिलती है? 16.6%। अगर परसेंटेज के आधार पर देखें तो एमपी नंबर 1 पर है, अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो यूपी नंबर 1 पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड अ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? यहां पर बताना है बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहां पर जो ग्रोथ रेट मैक्सिमम है वो किस स्टेट का है? यहां पर ऑप्शन लिखा गया है बिहार, राजस्थान, सिक्किम। तो यहां पर एक का तो ग्रोथ ज्यादा है, बिहार का तो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राजस्थान और सिक्किम का तुलनात्मक तौर पर रिलेटिवली कम है। फिर यहां पर सेकंड ऑप्शन लिखा गया वेस्ट बंगाल, मेघालय, बिहार। यहां पर मेघालय में भी ठीक ठाक है, बिहार में भी ज्यादा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में कम हो जाता है, यानी यहां पर जो ग्रोथ रेट है एक कम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर लिख रहा है बिहार, हरियाणा, मेघालय। यहां पर हरियाणा आ गया, इसलिए भी गलत हो गया, क्योंकि हरियाणा में भी उतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों में नहीं देखा गया। तो यहां पर है मेघालय, मेघालय में ठीक ठाक है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में भी है ज्यादा, और बिहार में भी ज्यादा है। तो ग्रोथ रेट के आधार पर जो यहां पर कह रहा है बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है इन 3 राज्यों में, सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है विच इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? वैसे अगर हम करंट में देखें बाल लिंगानुपात कितना है, तो यह तो है 919। कितना है? 919 आउट ऑफ 1000, 1000 में 919 है। अगर हम टोटल लिंगानुपात की बात करें तो वहां पर आपको मिलता है 943 आउट ऑफ 1000। लेकिन यहां पर विकल्प के आधार पर हमको आंसर देना है। क्या लिखा गया? पहला विकल्प 914 फीमेल पर 1000 मेल। फिर यहां पर लिखा गया है, यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन है
811 फीमेल पर 1000 मेल। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला होता है ये होता है मेल, कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंडिया के पूरे केस में 1000 व्यक्ति पर केवल 943 महिलाएं अवेलेबल है। वहीं पर अगर बच्चों के केस में देखा जाए तो 1000 पर 919 है। तो यहाँ पर पहला वाला भी मैच नहीं कर रहा है, दूसरा वाला भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरा वाला भी नहीं कर रहा है, चौथा वाला भी नहीं कर रहा है, लेकिन नियर अबाउट कौन है? जो नियर अबाउट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और नियर अबाउट यहाँ क्या मिल रहा है? 914 मिल, जबकि है क्या एक्चुअल में 919 है। एक्चुअल में 919 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमको जवाब देना है, तो आंसर जो नियर अबाउट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 914 फीमेल है पर 1000 मेल पर इन इंडिया, क्या चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रिफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? इसका तात्पर्य यह है यहां पर ना तो जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और ना तो बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। वो पीरियड क्या है? स्टैग्नेंट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? स्टैग्नेंट कंडीशन है या स्टेशनरी कंडीशन है। तो बहुत से टाइम फ्रेम है और उस टाइम फ्रेम को हमको याद करना पड़ता है। एक टाइम फ्रेम होता है 1921 का, एक टाइम फ्रेम होता है जब हम आते हैं 1961 से लेकर के 1971 का, वो भी एक टाइम फ्रेम आता है। प्रश्न कुछ इसी प्रकार से आते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो पहला है ये तो नहीं है, और यहां पर अगर हम देखें तो आपको जो मिलता है ए पीरियड मिलता है। ये जो ड्यूरेशन था यहां पर कह सकते हैं बर्थ रेट भी मैक्सिमम था और डेथ रेट भी मैक्सिमम था। तो जब किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों मैक्सिमम कंडीशन पर हो तो यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह स्टैग्नेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टैग्नेंट हो जाती है। और यह एक प्रकार से जनसंख्या का जो विकास दर है उसका पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। तो इस आधार पर जो इंडिया का एक कालक्रम था यह था 1901 से लेकर के 1921। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक? तो आप सबको स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन करेक्ट इज क्या? सी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है इंडिया कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंट्री विथ डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू। भारत को के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? हाई पॉपुलेशन अबव 70 ईयर। तो जब पॉपुलेशन एक एज से ज्यादा हो जाती है, यहां पर डिविडेंड का तात्पर्य जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। कौन सी? वर्किंग पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री के पास है तो इसको कहा जाता है यह पॉपुलेशन डिविडेंड की कंडीशन में है, लाभांश की कंडीशन में है, क्योंकि यह देश ग्रोथ करेगा, क्योंकि यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो क्या 70 साल या इससे ऊपर वाले व्यक्ति काम कर पाएंगे? क्या ये काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, यह एक प्रकार के लाइबिलिटी होते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर क्या होते हैं? ये लाइबिलिटी होते हैं। निर्भरता अनुपात इससे बढ़ता है। ठीक होगा नहीं? फिर लिख रहा है वर्किंग पॉपुलेशन जो है हाई पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 64 ईयर्स। तो यहां पर यही सही है। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्किंग पॉपुलेशन है। कैसे हैं? वर्किंग पॉपुलेशन है। तो जिस कंट्री में 15 से लेकर के 64 साल के लोगों का कह सकते हैं परसेंटेज अधिक होता है, वह देश प्रोग्रेस करता है, क्योंकि यहां पर कार्यशील जनसंख्या है। तो यहां पर जिस भी देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी वहां का जनसंख्या लाभांश होगा। क्या होगा? जनसंख्या लाभांश होगा। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर इज बी। जबकि यहां पर अन्य जो लिखा गया है ये भी उतने कार्यशील नहीं होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई और कार्यों में पैसा खर्च होता है,
तो ये भी लाइबिलिटी के रूप में आते हैं। और हाई टोटल पॉपुलेशन, इसका भी कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन डिविडेंड किसको डिनोट करता है? 15 से 64 या कभी काल आपको मिल जाता है 15 से 59 ईयर। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट है। ये जो 64 है यह इंटरनेशनल पैरामीटर है, लेकिन जो इंडियन है वह पैरामीटर 59 है। इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन का हम लोग एज कैलकुलेट करते हैं वह 59 ईयर तक करते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट इज बी। तो यहाँ पर इस एपिसोड को हम लोग अब विराम देते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।